नमस्कार। पर्यावरण में चल रही निरंतर कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज हम ऊर्जा के स्रोत पढ़ते हैं कि ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है और किन किन प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती क्या है कि जिसके माध्यम से मतलब ऐसा कोई भी माध्यम हो जिससे हमको ऊर्जा मिले, वही ऊर्जा का स्रोत हो जाता है। जैसे हम मनुष्य हों या जीव जंतु हों या पेड़ पौधे हों, तो उनके लिए ऊर्जा क्या चीज़ होती है? भोजन जो होती है वो ऊर्जा होती है, जिससे हम लोग अगर हमको भोजन न मिले तो हम नहीं चल सकते हैं। इसी प्रकार से मशीनों के लिए ऊर्जा क्या होगी कि मशीन के लिए कुछ मशीनें विद्युत चलती हैं तो उनके लिए विद्युत उनका ऊर्जा हो गया। कुछ मशीनें कोयला से चलती हैं तो उनके लिए कोयला हो गया। और जो अन्य ईंधन से चलती हैं तो जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस, इस टाइप से जो होती हैं उसके लिए विद्युत जो बनता है वो किसके माध्यम से बनता है? वो कोयला से बनता है तो उसके लिए कोयला ऊर्जा हो गया, यूरेनियम हो गया और जल हो गया। भारत के पास यूरेनियम जो है इसके बहुत कम भंडार हैं। ठीक, तो भंडार जो है, अब इस समय जो हमारे यहाँ का जो बहुत ज़्यादा जो गर्म स्तर है जिसमें हमारी ओजोन परत को भी असर डाल रही है, तो उसमें हमारा COP होता है, तो क्लाइमेट चेंज पर हमारा होता है, जिसमें अब ये बना कहा गया है कि सभी देश यूरेनियम का प्रयोग करें, कोयले का प्रयोग ना करें, क्योंकि कोयले से जो है वो ज़्यादा CO2 होती है। तो इस टाइप से जो है कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो यूरेनियम के भंडार कम है और यूरेनियम का ही प्रयोग जो है वो हमारा किसके लिए और होता है? परमाणु बम बनाने के लिए। काहे के लिए में होता है? परमाणु बम का निर्माण करने के लिए। तो इस टाइप से होता है। अब का ये जो खाना बनाते हैं तो इनके लिए ऊर्जा कहाँ से होती है? तो इनके लिए LPG हो गया, हीटर हो गया, कोयला हो गया, या लकड़ी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत पहले हमारी जो परंपरागत थी वो लकड़ी के पर भी भोजन बनता था, तो ये लकड़ी को भी शामिल करते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत की परिभाषा क्या हो गई? वे पदार्थ जो लंबे समय तक हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। अब ऊर्जा के स्रोत कैसे हों? तो ऐसे स्रोत हों जो हमें आसानी से मिल सकें, मतलब आसानी से मिल सकें, तो वही हो गया आसानी से प्राप्त हो जाए, और आसानी से मिल भी जाएं और सस्ते भी हों। मतलब उसकी कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए, वो हमारे लिए ऊर्जा होती है। और ऐसी ऊर्जा अच्छी होगी जिसमें प्रदूषण कम से कम हो और उससे हमें फ़ायदा ज़्यादा हो, मतलब ऊष्मीय मान उसका अधिक हो। ठीक, और हमको उपलब्ध भी रहे, ऐसा ना हो कि मार्केट में उसकी शॉर्टेज रहे, और उसका भंडार भी आसानी से किया जा सके, वही अच्छा सोर्सेस माना जाता है। अब इसके कुछ हमारे प्रकार हैं। तो पहला एक जैसे नवीनीकरण हो गया और अनवीनीकरण, मतलब रिन्यूएबल हो गया, और कुछ हो गए नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल्स और नॉन रिन्यूएबल्स मतलब अनवीनीकरण, या इनको हम क्षयी भी बोलते हैं, जो एक बार होते हैं और पुनः नहीं हो सकते हैं। जैसे कोयला है तो कोयले को पुनः जलने के बाद पुनः उससे नहीं रिपीट में बनाया जा सकता है। पेट्रोल है, डीजल है, ये सब कैसे बने जाएंगे? अनवीनीकरणीय, क्योंकि उनको पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक बार जहाँ से बन निकल रहे हैं वहाँ पर जब एक बार खान समाप्त हो जाएगी तो पुनः निकलना वहाँ से संभव नहीं है। और जबकि नवीनीकरणीय कौन से होते हैं? मतलब नवीनीकरणीय ऐसे होते हैं जिनको हम फिर पुनः प्राप्त कर सकें। जैसे सौर ऊर्जा है, सोलर, तो सोलर क्या है कि फिर रिपीट में पुनः पुनः प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उसमें यह नहीं है कि भाई जब सूर्य निकलेगा ही तो उससे सौर ऊर्जा प्राप्त ही होगी। पवन ऊर्जा हो गई, तो जब हवा चलेगी तो पवन, ये मतलब नवीनीकरण हो गई कि ऐसी ही हो गई जो हमें बार बार मिलती रहे, उन्हें हम नवीनीकरण बोलते हैं। कुछ इसमें को हम बांट लेते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत भी बांटते हैं, परंतु अभी हम नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय ही पढ़ रहे हैं। अनवीनीकरणीय की परिभाषा देखिए कि जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, जिनके भंडार शीघ्र समाप्त हो गए हों, इसके दहन से प्रदूषण भी होता है, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमने भी आपको उदाहरण बताया, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। अनवीनीकरणीय जो हैं, अनवीनीकरणीय
तो जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, भंडार कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, इनके दहन से प्रदूषण नहीं होता, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक, भूतापीय ऊर्जा। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, बायोडीजल। ठीक, अब आइए कुछ हो गए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और कुछ गैर परंपरागत। परंपरागत वो होते हैं जिनका हम प्रयोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। जैसे हम क्या है कि जल ऊर्जा का हम परंपरागत प्रयोग करते आ रहे हैं। अब देखते हो गैर परंपरागत में जैसे हम नई चीज़ बायो डीजल का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये नई चीज़ है जिसका हम नए तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे इसके लिए गैर परंपरागत होगा। ठीक, और ऐसे हो जाएंगे जिनका प्रयोग हम गैर परंपरागत कर रहे हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा, ये सब हमारी कैसी आएगी, गैर परंपरागत। आइए फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं, मतलब जो ज़मीन के अंदर बहुत सालों तक अगर उनको दब जाएं उनको फॉसिल फ्यूल, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो इनको हमको कैसे प्राप्त होते हैं कि जब वो जीव वनस्पति लंबे समय तक करोड़ों वर्षों तक ज़मीन में दबे रहे, कोई आपदा आई तो उसमें सब पूरा त्रस्त हो गया ज़मीन के अंदर, फिर पुनः उस पर पौधे हो गए, तो उसके अंदर वही कोयले का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक, ये दबने से प्राप्त होता है। और कोयला पाया कहाँ जाता है, तो ये भू परपटी पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, भू परपटी पर। और ये वनस्पति के पृथ्वी के नीचे दबने का है। इसका मुख्य घटक क्या होता है, कार्बन होता है। जो कोयला होता है उसका सबसे अच्छा जो बोला जाता है वो एंथ्रासाइट का कोयला बोला जाता है, जिसमें लगभग 80 से 90% अच्छा होता है और सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है। अगला होता है बिटुमिनस होता है, और ये 60 से 80% होता है, और यहीं ही भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। और अगला होता है लिग्मामाइट, ये भी भारत में पाया जाता है। इसमें ऊर्जा लगभग 40 से 60% होती है और बाकी इसमें कार्बन होता है। और अगला होता है पीट बोलते हैं, जिसमें 40% से कम होता है, इसीलिए से हम नम्र प्रयोग का बोलते हैं। कोयले का प्रयोग क्या कर सकते हैं, घर में खाना बनाने के लिए और विद्युत बनाने के लिए और उद्योगों को चलाने के लिए भी करते हैं। कोयला जलाने पर हमें CO2 प्राप्त होती है, कार्बन डाई गैस, जो हमारी ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है। कौन सी, ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस में कितनी गैसें हैं, वो 5 हैं। तो CO2 है, ठीक, और कौन सी है, जलवाष्प है, ठीक, जिसमें हम वाटर्स वेप्रो कहते हैं, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक, NO2 है, और मीथेन है। कौन सी है, मीथेन है, और ओजोन है। तो 5 हैं। और इसका देखो शॉर्ट में है, इसका शॉर्टकट ओ मीना जल्ला, ओ मीना जल, ओ से ओजोन, मी से मीथेन, नी से नाइट्रस ऑक्साइड, का से CO2, जल से जलवाष्प। अब अगला बढ़ते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है कि जब कच्चे तेल जो होते हैं इनको भी कहते हैं, और इनको जब जीव सड़ जाते हैं तो वहीं से ही इनका प्रयोग होता है। भारत में इसकी सबसे पहली जो फैक्ट्री खुली थी वो असम में खुली थी, जब अंग्रेज़ों के शासन में। उत्तर प्रदेश में एक रिफाइनरी है, और वो कहाँ पर है, तो उसका आपसे उत्तर पूछा जाए तो मथुरा में रिफाइनरी है। और इसी रिफाइनरी से ही जो गैसें निकलती हैं जो कि हमारे ताजमहल के रंग को डाउन कर रही हैं। आइए पेट्रोलियम पदार्थ और पढ़ते हैं इसके आगे। तो पेट्रोलियम पदार्थ को जेट ईंधन में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और गैस होता है। पेट्रोलियम का भारत में सर्वाधिक उत्पादक जो होता है वो कहाँ पर होता है, मुंबई और गुजरात, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में। आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तप्त भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है कि यह मैथोन उत्सर्जन करने वाला है, ये गलत होता है इसका। भूतापीय ऊर्जा किस टाइप की है, तो यह एक नवीनीकरण, ठीक, होती है और अपरंपरागत होती है। कौन सी नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन जो है नवीनीकरण का स्रोत नहीं है। कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन, और इसे ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है।
अगर आपसे पूछा जाए भविष्य का ईंधन क्या है, तो आपका उत्तर होगा हाइड्रोजन। ठीक, किस वाहन में ईंधनों से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही कहा जाता है, तो उससे बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिनको हम बोलते हैं CNG। ठीक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है, कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है, तो उसका उत्तर हो जाता है पेट्रोलियम। तो ये हमारी इसकी आज पर्यावरण की कौन से नंबर की क्लास थी, तो 13 नंबर की क्लास थी। अगली फिर आपको पुनः कल एक क्लास नहीं मिलेगी, और पूरा पर्यावरण हम सीटेट और यूपीटेट की एग्ज़ाम से पहले ही करवा देंगे। थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो, और आप लोग हमें सपोर्ट देते रहिए। सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।